इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने शहर हैदराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेश गोई करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक 15 अक्टूबर तक शहर हैदराबाद के अलावा रंगारेड्डी, निजामाबाद, कामारेड्डी, राजन्ना सिरसिल्ला, संगारेड्डी, सूर्यापेट, नलगुंडा, नागर कर्नूल, मेडचल, यदाद्री, महबूबनगर, हनमकुंडा, जंगामा व दीकर में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। IMD ने सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाने, ट्रैफिक तातुल का शिकार होने और बरखी मुनक़ता हो जाने से मुताल्लिक़ भी खबरदार किया है। वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने दुबाक और हुजूराबाद हलकों में जीतने वाले बीजेपी कायदीन से अपने हलकों में किए जाने वाले तरक्याती इक़दामात से मुताल्लिक़ सवाल किया है। सनत नगर हलके के बंसीलाल पेट में तलासानी ने कई तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर हुकूमत तेलंगाना की ज़ेर क़यादत अंजाम दिए जाने वाले फलाही व तरक्याती प्रोग्राम्स का उन्होंने जिक्र किया। मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब पर तबसरा करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि राजगोपाल रेड्डी की खुदगर्जी की वजह से ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी से उन्होंने रियासत में तरक्याती काम करवाने से मुताल्लिक़ सवाल किया और नुक्ताचीनी भी की। तलासानी ने अवाम पर जोर दिया है कि वो बीजेपी की बातों पर यकीन न करें, जिससे इलेक्शन आते ही मजहब और ज़ात पात याद आ जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी मिनिस्टर ने आइंदा माह होने वाले मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब में TRS उम्मीदवार की कामयाबी को यकीनी करार दिया। कानून साज कौंसिल चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर TRS पार्टी कांग्रेस से राब्ता करेगी। जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला KCR के वज़ीर आज़म बनने का इम्कान है और इस सूरत में पार्टी कांग्रेस कायदीन से मुलाकात कर सकती है। मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब में उन्होंने TRS की जीत को यकीनी करार देते हुए कहा है कि अवाम बखूबी जानती है कि बीजेपी की जानिब से इंतखाब लड़ने वाले कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने 18,000 करोड़ रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। तियाज कायद का मानना है कि मुस्तकबिल में अगर कांग्रेस कमजोर होगी तो बीजेपी को इसका फायदा पहुंचेगा और अगर कांग्रेस मुस्तहकम होती है तो ये TRS के लिए फायदेमंद होगा। ED और CBI के साथ मिलकर KCR और उनके अफराद खानदान को फंसाने की कोशिश करने का उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए तनकीद की है। गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने पेश क़यासी की है कि आइंदा माह मुनक़्क़िद ज़िमनी इंतखाब में TRS उम्मीदवार को 25 से 30 हज़ार वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल होगी। YS शर्मिला ने तेलंगाना हुकूमत पर कलेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का इल्ज़ाम लगाया है। प्रजा प्रस्थाना यात्रा के तहत YSRTP सरबरा जुक्कल हल्के के बिचकुंडा मंडल के मिशन किलकिल गांव में पहुंची, जहां पर अवाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। YS शर्मिला ने इस मौके पर अवाम से खिताब करते हुए KCR पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि वो अवाम के खजाने को लूट रहे हैं और स्कूटर पर घूमने वाले KCR ने तैयारा खरीद लिया है। उनका कहना है कि YSR के 38,000 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले इस प्रोजेक्ट की लागत को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ से जायद कर दिया गया। तेलंगाना की आवाम से YS शर्मिला ने अपील की है कि वो TRS को वोट देकर KCR को दोबारा मौका ना दें। జాతీయ పార్టీ కూడా పెట్టిండు, ఏరోప్లేన్లు హెలికాప్టర్లు కూడా కొంటున్నాడు సార్. ఈ డబ్బులంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? ఒకప్పుడు కేసీఆర్ సార్, ఇదే కేసీఆర్ సార్ స్కూటర్ మీద తిరుగుతుండే. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఈ డబ్బులన్నీ? మీ డబ్బులే కదా. తెలంగాణ ప్రజల ఖజానాను కొల్లగొడితే వచ్చిన డబ్బులు. ఒక కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోనే 70,000 కోట్లు కొట్టేశాడు కేసీఆర్ సార్. ఏ ప్రాణహిత చేవెళ్ళ ప్రాజెక్ట్ అయితే రాజశేఖర రెడ్డి గారు 38,000 కోట్లకు చేయాలనుకున్నాడో అదే ప్రాజెక్టును కాళేశ్వరంగా రీడిజైనింగ్ చేసి కేసీఆర్ గారు 1,20,000 కోట్లకు పెంచాడు. మరి 70,000 కోట్లు అక్కడే అవినీతి జరిగింది కదా. ఎవరిని ఉద్ధరించాడు కేసీఆర్ సారు? మొత్తానికి వాళ్ళ కుటుంబం. ఏమన్నాడు కేసీఆర్ సార్ ఒకప్పుడు? నేను నా భార్య ఉన్నాం, నాకు సేరు బియ్యం అయితే సరిపోతుంది, నా కొడుకు నా బిడ్డ అమెరికాలో ఉన్నారు, నాకు ఉద్యమం తప్ప ఏమీ లేదన్నాడు కదా. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు? కొడుకు, బిడ్డ, అల్లుడు, మేనల్లుడు, ఇంకోడు అందరికీ పదవులు అనుభవిస్తున్నారు కదా. మరి డిగ్రీలు పీజీలు చదివిన మన బిడ్డలనేమో హమాలి పని చేసుకోమంటున్నారు. ఏమంటే అంతకంటే పనే లేదట కేసీఆర్ తెలంగాణలో. ఇదేనా బంగారు తెలంగాణ? అమ్మ ఆలోచన చేయండి. ఇలాగే కొనసాగితే మొత్తం గుల్లైపోతుంది. ఇలాగే కొనసాగితే మన బిడ్డలే మనల్ని క్షమించరు. మళ్ళీ ఇంకొకసారి కేసీఆర్ గారికి ఓట్లేస్తే మొత్తం ఆగం చేస్తాడు కేసీఆర్ సార్. అందుకే అమ్మ ఓట్లు వస్తున్నాయి, ఒకటే సంవత్సరం ఉంది, ఎలక్షన్లకు 1 సంవత్సరం మాత్రమే ఉంది. ఓటు అనేది మీ చేతుల్లో ఉన్న ఆయుధం. ఓటు అనేది మీ చేతుల్లో ఉన్న ఏకైక ఆయుధం. దాన్ని అమ్ముకోకండి.
ఓటు అనేది తల్లి లాంటిది, ఓటు అనేది బిడ్డ లాంటిది. డబ్బులు ఎవరిచ్చినా తీసుకోండి, మీ డబ్బులే. అక్రమంగా మీ పేరు చెప్పి సంపాదించుకుంటున్న డబ్బులే. డబ్బులు తీసుకోండి, కానీ ఓటు ఎవరికి వేస్తున్నామని మీ మనస్సాక్షి చెప్పాలి. वक्फ बोर्ड सीईओ की तवील रुखसत से वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। आइमा व मौजनीन की तनख्वाहों की इजराई व दीगर मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं। ज़राए के मुताबिक अवाम गुज़िश्ता एक माह से मुख्तलिफ मसाइल लेकर वक्फ बोर्ड दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके मसाइल की यकसुई नहीं हुई है क्योंकि मौजूदा सीईओ शाहनवाज कासिम तवील रुखसत पर हैं। बताया गया है कि वक्फ एक्ट के मुताबिक अंदरून 2 माह रियासती वक्फ बोर्ड का इजलास लाजमी तौर पर मुनक़िद किया जाना चाहिए, लेकिन 6 माह का वक्फा गुजरने के दौरान एक मरतबा ही इजलास मुनक़िद किया गया। कई मसाइल हल तलब हैं, अहकामात की इजराई भी होनी है। वक्फ बोर्ड अरकान के मुसलसल इसरार और सदर नशीन की हिदायत के बावजूद हुकाम तसाहिली बरत रहे हैं और इजलास मुनक़िद करने में पस व पेश से काम ले रहे हैं। समझा जा रहा है कि अब जो इजलास मुनक़िद होगा इसमें वक्फ बोर्ड की जानिब से मौजूदा सीईओ को बर्खास्त करने, मुस्तकिल सीईओ का तखर्रुर करने के लिए करारदाद मंजूर की जाएगी और शायद इसलिए ये हुकाम काहली का मुजाहरा कर रहे हैं। याद रहे कि सीईओ के ओहदे पर कोई मुस्तकिल ओहदेदार न होने के बाद वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन की मनमानी जारी है, जबकि वक्फ बोर्ड जैसे इदारे में मची इस उथल पुथल ने लैंड ग्रैबर्स के हौसले बुलंद कर दिए हैं। रातों रात खबरस्तानों और दरगाहों की अराज़ी पर नाजायज़ कब्जे किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान बोर्ड के अरकान ने जुज़ वक्ती सीईओ की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। नासाजी सेहत की बुनियाद पर तवील रुखसत हासिल करने वाले सीईओ की 15 अक्टूबर को रुखसत खत्म हो रही है। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड इजलास के इनेकाद के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। फौरी तौर पर बोर्ड के ओहदेदारों में से किसी को वक्फ बोर्ड का इंचार्ज सीईओ बनाने और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के इक़दाम करने पर गौर किए जाने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। वक्फ बोर्ड जैसे अहम इदारे का इतनी लापरवाही बरतना, सीईओ की तवील रुखसत पर चले जाना, वक्फ बोर्ड इजलास को मुनक़िद न करना, ये जाहिर कर रहा है कि ओहदेदार बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के बजाय बोर्ड की छवि को मुतासिर करने का सबब बन रहे हैं। निज़ामाबाद ज़िले जमीयत उलमा सदर हाफिज़ मोहम्मद लई खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया है कि वो आइमा व मौज़नीन के माहाना एजाज़िया व दीगर मसाइल के हल के लिए सीईओ का इंतज़ार कर रहे हैं, दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से दरख्वास्त की है कि सीईओ की दीगर मसरूफियात, सेहत के मसाइल और तवील रुखसतों के पेश नज़र नए सीईओ का तखर्रुर करे ताकि अवाम के मसाइल की यकसुई हो सके। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान है। मैं निज़ामाबाद ज़िला जमीयत उलमा का सदर हूँ। गुज़िश्ता कम व बेश 1 महीने से यहाँ पर आइम्मा मौज़िनीन के माहाना एजाज़िया के सिलसिले में मैं 2-4 मरतबा आया हूँ, जिस पर यहाँ पर आने के बाद सीईओ साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। आज भी उसी ज़िमन में आए थे। सीईओ साहब यहाँ पर आने के बाद पता चला कि लीव पे है या आज भी मौजूद नहीं है और अभी 1 हफ़्ते तक आने के इम्कानात भी नहीं हैं। हम आने से पहले भी कुछ लोगों को फ़ोन किए तो यहाँ के ज़िम्मेदार जो भी थे उन्होंने बताया कि हम नहीं बता सकते कि सीईओ साहब आएंगे ड्यूटी को या नहीं आएंगे या कब पहुँचेंगे, आप आकर ख़ुद देख लीजिए। आने के बाद यहाँ पर कई बार आए, कई मसाइल है साहब वक्फ बोर्ड के ज़रिए से होने के जो लेतुलाल का शिकार होते हैं। हर छोटी बड़ी फ़ाइल पर सीईओ साहब की दस्तखत ज़रूरी होती है। अब सीईओ साहब 1-1 महीने तक आने के बाद नहीं मिलेंगे तो जिन लोगों के काम रुके हुए वो काम कैसे होंगे। अब हुकूमत तेलंगाना माहाना एजाज़िया आइम्मा मौज़िनीन को देती है, उसके लिए हम बार बार आ रहे, यहाँ वक्फ बोर्ड सीईओ साहब मुलाकात नहीं कर रहे, मिल रहे ही नहीं, तो इन लोगों का एजाज़िया भी कुछ कम 4 महीने से आइम्मा मौज़िनीन का एजाज़िया रुका हुआ है। इसी तरह वक्फ़ के और भी मसाइल है जिसके लिए हम सीईओ साहब से मिलना चाह रहे थे, सीईओ साहब से मुलाकात ही नहीं हो रही। तो मैं हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि अगर वो किसी मसरूफ़ है या उनका जो भी प्रॉब्लम है अगर तो उसके लिए चीफ़ मिनिस्टर साहब हुकूमत तेलंगाना किसी और सीईओ साहब को मुकर्रर करे ताकि लोगों की जो काम रुके हुए हैं वो रुकावट दूर हो सके और सीईओ साहब का तकर्रुर होने से फ़ायदा ये होगा कि जिनके काम रुके हुए वो काम होंगे। अब सीईओ साहब ही नहीं मिलेंगे तो आप बताइए कैसे काम होंगे लोगों के। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीईओ साहब से जब भी मिलने आए ये यहाँ पर हमको मौजूद नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए बहुत मसाइल हो रहे, बहुत परेशानी हो रही, दुश्वारी हो रही है। चीफ़ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप
सीओ साहब के बारे में गौर करे, या तो इनको तब्दील करे, या इनको वक्त पर जो लोग दरख्वास्त लेकर आते हैं, अर्ज़ी लेकर आते हैं, ये उनको वहाँ पर मिले। बस मेरी यही दरख्वास्त है। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद लईक़ खान, निज़ामाबाद सदर जमीयत उलमा। महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारों ने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर आज छापे मारे। तफसीलात के मुताबिक हाईटेक सिटी और कुकटपल्ली में वाक़ खानगी कंपनियों और दफातर की IT हुकाम ने तलाशी ली है और RS ब्रदर्स से वाबस्ता मकानात और दफातर पर छापे मारे हैं। हाल ही में RS ब्रदर्स की जानिब से रियल स्टेट सेक्टर में सरमायाकारी करने की इतलात मिली हैं। इम्कान है कि IT टीम की जानिब से कुकटपल्ली में साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल पर भी छापा मारा गया। आपको बता दें कि ऑनर्स रियल इंफ्रा के नाम से कारोबार करने वाले RS ब्रदर्स ने वासवी के साथ मिलकर बहुत से मंसूबे शुरू किए हैं। कुकटपल्ली में गल्फ ऑयल अराजी तनाज़ात में भी ऑनर्स की जानिब से मुदाखलत किए जाने का पता चला है। RS ब्रदर्स के साथ साथ ऑनर्स सोमादारू और वसाविला RS परम्परास पर भी IT की जानिब से तलाशी ली गई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा जॉब मेला 15 ता 17 अक्टूबर मुनक़िद किया जा रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी सेवा इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम उस्मानिया ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए 2 रोज़ा जॉब मेले का ऐलान किया गया। ज़िम्मेदारान का कहना है कि इस जॉब फेयर में 250 से ज़ायद कंपनियों के मुंतज़मीन शिरकत करेंगे और तकरीबन 20,000 बेरोज़गार अफराद को रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएंगे। बताया गया है कि बेरोज़गार अफराद बग़ैर किसी रजिस्ट्रेशन के इस जॉब फेयर में शिरकत कर सकते हैं। उस्मानिया ह्यूमन कैपिटल सेंटर, आई स्टैंड फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, ABV फाउंडेशन, कोमटी रेड्डी प्रतीक फाउंडेशन, IFIN ग्लोबल, तेलंगाना डेवलपमेंट फोरम, देवी फाउंडेशन की जानिब से रोज़गार मेला मुनक़िद किया जा रहा है। జాబ్ ఫెయిర్ అనేది ఓన్లీ సార్ చెప్పినట్టుగా క్రీమీ లేయర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ క్యాంపస్ నుంచి 2-3 ఆఫర్స్ పట్టుకునే బయటకు వెళ్తారు. సెకండ్ లేయర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడూ కూడా ఒక చిన్న గైడెన్స్ ఒక చిన్న సపోర్ట్ తీసుకుని వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతారు. మనకి జాబ్స్ లేకుండా మిగిలేదు ఎవరు మిగులుతారు అంటే కనుక 3rd and 4th లేయర్ వాళ్ళు ఎట్లా అంటే పేరెంట్స్కి తెలియదు. అదేంటంటే తెలియకపోవడం ఎక్కువండి. పేరెంట్స్కి అంత పెద్ద నాలెడ్జ్ ఉండదు. వాళ్ళు ఏంటంటే మనం కష్టపడ్డాం, నా బిడ్డ కష్టపడొద్దు అని చదివిస్తారు. అయితే వాడు కూడా చదువుకుంటాడు, పాస్ అవుతాడు, డిగ్రీలు వస్తాయి. కానీ ఆ డిగ్రీతో వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉద్యోగం వెతుక్కోవాలి అని తెలిసిన వాళ్ళు సిటీలో కూడా అందరికీ తెలుస్తుందని నేను అనుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు మనం ఒక మొబైల్ ఇచ్చి ఇంటర్నెట్ చూసి అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఏ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందో చెప్పమంటే లాస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అక్కడ అడవుల్లో, ఆదిలాబాద్ అడవుల్లో పిల్లాడు కూడా నాకు చెప్పేస్తున్నాడు. కానీ ఎక్కడ ఉద్యోగం దొరుకుతుందో చెప్పమంటే అంత చదువుకున్న సిటీలో వాడికి కూడా తెలియట్లేదు. మేబీ అవేర్నెస్ ప్రాబ్లం అనుకోండి. అంటే వీటన్నిటి గురించి అవేర్నెస్, వీటి గురించి రాలేదని ఒక ఒపీనియన్. తెలియకపోవడం ఒకటి, అవేర్నెస్ లేకపోవడం ఒకటి. సో వీళ్ళందరి కోసము కంపెనీస్ ఏం చూస్తారంటే 100% పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు చూడాలంటే ఈ జాబ్ మేళాలో దొరకరండి, తక్కువ ఉంటారు. అందుకని కంపెనీస్ అందరినీ మనం ఏంటంటే అందరూ ఏదో ఒక టైంలో టువర్డ్స్ నేషన్ సపోర్ట్ చేయాల్సిన వాళ్ళే. సో దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ టు సపోర్ట్ ద నేషన్. అందుకని కంపెనీస్ అందరినీ మనం 100% పర్ఫార్మెన్స్ కాదు, మీరు ఎంతవరకు మంచిగా ఉంటే మీరు చూసుకుని ఇంకేదన్నా వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ మీకు లేదో అనిపిస్తే కనుక మీకు ఎట్లా కావాలో మీరు ట్రైన్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్, మన అకాడమిక్స్కి ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్కి దెర్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ గ్యాప్ ఇన్ ఇండియా. అయితే ఇప్పుడు ఆ హ్యూజ్ గ్యాప్ పాలసీ మేకింగ్ అనేది చాలా పెద్ద విషయాలు, మన వరకు అవి చాలా పెద్ద విషయాలు. అది మన చేతిలో లేవు కాబట్టి మన చేతిలో ఉన్నది ఇండస్ట్రీస్కి మనం ఎంప్లాయీస్ని ఇచ్చి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా మనము స్కిల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ చేసుకోండి, పర్ఫార్మెన్స్ ఇది చేసుకోండి అని మనం చెప్తున్నాం ఇండస్ట్రీస్. అది ఒకటి. రెండోది వచ్చేసి జాబ్ ఫెయిర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 1000 మంది వస్తే, ఒక 500 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తే మన టార్గెట్ జాబ్స్ వచ్చిన 500 మంది మన టార్గెట్ కాదండి. జాబ్స్ రాకుండా మిగిలిన 500 మంది మనం అట్లా వదిలేస్తే యాంటీ నేషనల్ ఎలిమెంట్స్గా మారే అవకాశాలు, అంటే యావిగేషన్ లేకపోతే ఏం చేయాలో తెలియక ఎవరేం చెప్తే అటు వెళ్ళే, అందులో పాజిటివ్గా తీసుకెళ్లే వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు, నెగిటివ్గా ఎక్కువ ఉంటారు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో. వాళ్ళందరినీ అలా మారకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళు ఖాళీగా ఉండకుండా ఏం చేయాలని మనకి గవర్నమెంట్, స్టేట్, సెంట్రల్ చాలా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక మనిషి బతకాలి అంటే అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ బతకడానికి ఆ స్కీమ్ని ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలో చాలామందికి తెలియదు. అవన్నీ కూడా మనం సపోర్ట్ చేసి అవన్నీ యూటిలైజ్ చేసుకునేలా చేసి అసలు వాళ్ళ బతికేలా ఏం చేయొచ్చు అనేది ఇది ప్రయత్నం మాత్రమే. నేను 100% చేసేస్తానని చెప్పలేను.
కానీ ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రయత్నం, ప్రతి స్టేట్ ఇట్లా ప్రయత్నం చేస్తూ వస్తున్నాము. అయితే మనకి సోషల్ ఇంపాక్ట్ రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది. సో ఇది ఒక జర్నీ అండి మాది. ఒక ఒలింపిక్ టార్చ్ టైప్లో మేము ఈ టార్చ్ తీసుకుని తెలంగాణలో మొదలుపెట్టి మళ్ళీ తెలంగాణకు వచ్చాము. ఇట్లా ప్రతి రాష్ట్రానికి మా నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏంటి అనేది నేను 15వ తారీఖు నేను అనౌన్స్ చేస్తాను, ఇప్పుడు చెప్పను. नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से परगी हल्के में बीसी तबके के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम और गोल मेज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। विकाराबाद जिले के परगी के स्वागत मिनी फंक्शन हॉल में मुनक़िद इस इजलास में बीसी कायदीन और बीसी यूनियन लीडर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्टेट बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कन्वीनर लाल कृष्णा ने इस मौके पर कहा कि बीसी कम्युनिटी को कानून साज इदारों में मुकाबला करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि 80% बीसी तबके के मेंबरान अगर हल्के में मौजूद हैं तो बीसी लीडर ही हल्के का एमएलए बनेगा। लाल कृष्णा ने एक दूसरे का साथ देने और बीसी उम्मीदवार को एमएलए मुंतखब करने की ख्वाहिश की है। आला ओहदों पर फायज होने के लिए तलबा को तालीम की फराहमी को कन्वीनर बीसी वेलफेयर ने ज़रूरी करार दिया है और बीसी ज़ातों को मशवरा दिया है कि वो हर छोटी बात पर दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी ना करें, बल्कि हौसले व हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। हज हाउस के अहाते में वाक़ मस्जिद में मुसल्लियों को स्पीकर ख़राब हो जाने और साफ सफाई न होने से दुश्वारियां पेश आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक हज हाउस नामपल्ली में वाक़ मस्जिद का साउंड सिस्टम 15 सालों से इस्तेमाल हो रहा है। मुसल्लियों का कहना है कि स्पीकर ख़राब हो जाने से अजान सुनाई नहीं दे रही है और नमाज व खुतबा जुमा के दौरान उन्हें मुश्किल पेश आ रही है। इस पर सितम ज़र्फ ये है कि जाए नमाजों पर बिल्लियों की गंदगी पाई जा रही है और साफ सफाई को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि हज हाउस की इमारत में ही वक्फ बोर्ड का दफ्तर वाक़ है और ऐसा लगता है कि अहाते में मौजूद मस्जिद के मसाइल से या तो वक्फ बोर्ड अमला नावाकिफ़ है या फिर जानबूझकर मस्जिद में साफ सफाई के इक़दामात व दीगर सहूलियात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुसल्लियों ने अहले खैर हजरात से ख्वाहिश की है कि वो मस्जिद में साउंड सिस्टम की फराहमी के लिए ताउन करें। जमीयतुल कुरैश हैदराबाद से वाबस्ता तमाम व्यापारियों ने सदर नशीन हज कमेटी व सदर जमीयतुल कुरैश मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। स्लॉटर हाउस इंचार्ज और तेलंगाना स्टेट के व्यापारियों की जानिब से मोहम्मद सलीम को आज तहनीत पेश की गई और उनकी जानिब से किए जा रहे सभी इक़दामात की सिताइश करते हुए कहा कि वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं और खुश हैं। इस मौके पर बाबा भाई मुगलगड्डा, अबरार कुरैशी, मोहम्मद अब्दुल रहमान अतीक जॉइंट सेक्रेटरी व दीगर मौजूद थे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल रहमान अतीक ने कहा है कि जमीयतुल कुरैश सदर मोहम्मद सलीम की छवि को मुतासिर करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए गैर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं और जो खबरें गश्त कर रही हैं वो महज प्रोपेगेंडा है। मैं मोहम्मद अब्दुल रहमान अतीक जॉइंट सेक्रेटरी जमीयतुल कुरैश हैदराबाद। देखिए, आज जमीयतुल कुरैश हैदराबाद के तमाम व्यापारी हजरात आज सदर सलीम साहब जो जमीयतुल कुरैश के सदर हैं और तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन हैं, आज उनके पास यहाँ आकर मुलाकात करें और जमात में हमारी जो इख्तलाफात चल रहे हैं, चंद एक 8-10 लोग हैं जो ऐसा माहौल बना रहे हैं कि पूरी जमात को सदर साहब से तकलीफ़ है बोलकर बता रहे हैं, वो पूरा गुमराह करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा है। सलीम साहब एक ऑनेस्ट आदमी है सियासी एतबार से और हमारे जमीयतुल कुरैश में भी आज 15-16 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी के साथ जमीयतुल कुरैश हैदराबाद के पैसे की, हमारे एसेट्स की अच्छे से हिफाजत कर रहे हैं और चंद लोग जो उनको पसंद नहीं करते हैं उसमें ये जमीयतुल कुरैश को और हमारे वहाँ पर मसलक के पास एक माहौल बना के व्यापारी हजरात को परेशान किया जा रहा है। आए दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ मसले मसाइल हो रहे हैं। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग वो कारोबार की जगह वहाँ पर कोई सियासी अखाड़ा ना बनाएं और सिर्फ वहाँ पर कारोबार करें। क्यों, हमारे जो मरूमीन हैं, जो हमारे बुजुर्ग जो रखे गए हैं जगह एक कारोबार के लिए रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब भी हमेशा जमीयतुल कुरैश के साथ रहे हैं, हर मसाइल पे हमेशा हमारे लिए मौजूद रहते हैं और कभी भी कोई मसला आता है तो फ़ौरन हम नुमाइंदगी करते हैं हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह सलीम साहब हमारे सदर 15-16 साल से एक जमात को अच्छे माहौल में लेके चल रहे हैं। चंद लोग हैं
जो ये माहौल को व्हाट्सएप के ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ख़राब करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ये जमात के साथ अल्लाह की मदद है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वो लोगों को भी दावत देना चाहता हूँ, आप आइए, एक जगह बैठकर बात करिए, ना कि सोशल मीडिया के ज़रिए झूठा प्रोपोगंडा करके ये जो माहौल बना रहे हैं, इससे हमारे कारोबार पे असर पड़ा। आप देखिए, ये कारोबार बरसा बरस से चलता आ रहा है, हमारी नस्लें कर लेते आई है और इंशाअल्लाह करेंगी। ये काम कैसा चलता था नहीं मालूम था, आज ये 2 साल से ये लोग व्हाट्सएप के जरिए खाली झूठा प्रोपोगंडा, चंद लोग हैं, ये उंगलियों पे गिन सकते हैं आप, करीब हमारी 2 लाख की जमीयतुल कुरैश की आबादी है, पूरी सलीम साहब के साथ एक ईमानदार आदमी है बोल के उनके साथ है। वो नहीं चाहते कि मैं सदर रहना, मेरे पास वक्त नहीं है, मगर उसके बावजूद भी उनको एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस विक्रम सिंह मान ने नमाज जुमा के पेश नज़र चार मीनार और अतराफ व अकनाफ का दौरा किया। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या, डीसीपी ट्रैफिक, एसीपी चार मीनार व दीगर अहलकारों के हमरा एडिशनल सीपी ने नमाज जुमा के मौके पर किए गए हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया और चार मीनार, अतराफ व अकनाफ का दौरा करते हुए एहलकारों से तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां उन्होंने मोबाइल कंट्रोल सेंटर बस का भी मुआयना किया। भवानी नगर पुलिस और साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक कत्ल का मामला हल करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और भवानी नगर पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए 6 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है, जबकि इनके 2 साथी मफरूर हैं। पुलिस ने बताया कि इन अफराद ने रैन बाजार पुलिस हुदूद में 4 अक्टूबर को सैयद बख्तियार आगा कुरैशी का, जो कि रॉडी शीटर था, कत्ल कर दिया था। मुलजिमीन के कब्जे से पुलिस ने 4 चाकू, 2 मोटरसाइकिलें, 5 सेलफोन्स बरामद कर लिए हैं और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने मीडिया से बात करते हुए इस केस से मुताल्लिक तफसीलात बताई हैं। आदाब, आज जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के ऊपर कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने भवानी नगर पुलिस के साथ 6 अक्यूज को पकड़ा था। आनंद अग्रवाल, मोहम्मद अब्दुल अंसर अलियास कय्युम्बा, मिर्ज़ा फैज़ अली बेग अलियास अलीबा, सैयद यूसुफ, आज़र, मोहम्मद शोएबुर रहमान, जो ये 6 लोग ये सैयद बख्तियार आगा कुरैशी का मर्डर पे अक्यूज थे। उनके सिलसिले पे इन लोग अक्यूज थे तो उनको पकड़ा था। जो अक्यूज का इसमें आनंद अग्रवाल है, उनके रॉडी शीटर है शालीबंडा पीएस में, और उनके ऊपर बहुत सारी केसेस है। एनडीपीएस लास्ट केस है एक 2019 पे एनडीपीएस एक्ट का केस है शंकरपल्ली पे, और 2020 में 379 का केस है बेगमपेट में। A2 जो है मोहम्मद अब्दुल अंसर अलियास कय्युम्बा, ये एसी टेक्नीशियन है, ये पीडी एक्ट पे भी जेल गया हुआ है। A3 मिर्ज़ा फैज़ अली बेग अलियास अलीबा, जो है वो ऑटो ड्राइवर का काम करता है और एक 307 केस में गोलकोंडा पीएस में अक्यूज थे। सैयद यूसुफ A4 जो है वो रैपिडो ड्राइवर पे काम करते हैं। A5 अज़र, ये रॉडी शीटर है भवानी नगर पीएस में, और 2017 में 379 केसेस पे इन्वॉल्व है, 4 379 केसेस पे और एक 302 केस पे भी इन्वॉल्व है, और उनको ऑलरेडी पीडी एक्ट पे एक बार भेजा गया था। A6 जो है मोहम्मद शोएब उर रहमान जो है चंचलगुड़ा पे रहते हैं, उसके साथ 2 अब्सकॉन्डिंग अक्यूज है, अब्दुल गनी जो लेट मोहम्मद परवेज़ या अलियास फरूक का फादर है, और मोमिना सेकेंड वाइफ मोहम्मद परवेज़ या फरूक का सेकेंड वाइफ है, दोनों अक्यूज है। हिस्ट्री डिजीज़ का हिस्ट्री है, ये इसका पूरा मोडस ऑपरेंडी वैसे हुआ, ये मोटिव क्या हुआ। A1 डिसीज रॉडी शूटर जो मोहम्मद परवेज़ अलियास फरूक 2020 पे जिसका डेथ हुआ, उनका एसोसिएट है। और जो डिसीज सैयद बख्तियार आगा कुरैशी जो अभी जिसका मर्डर हुआ था, उसका ये आगा और परवेज़ मिलके फरूज ब्रदर को 2014 पे मारा था। 2003 महीने के बाद फरू ने खुशरू को मारा था। 2021 में फरू का मर्डर हुआ था। उस टाइम पे जो डिसीज़ कुरैशी
जो आगा कुरैशी है वो दुबई पे थे, बट इन लोग का डाउट था कि आगा कुरैशी का इन्वॉल्वमेंट था, तो ये A1 to A6 प्लान बना के उसको इस महीने 4 तारीख को रात को 11 बजे 20 मिनट पे अनमोल होटल पे उसको रेकी करके उसको पकड़ के उसके ऊपर A1 to A3 चाकू लेके हमला किया। उसके बाद चाकू छोड़ के वो होंडा बाइक पे वहाँ से भाग गया। A1 to A4 वहाँ जो A4 का बाइक है होंडा एक्टिवा पे उन लोग भाग गए थे, और A3 का घर पे सारी कपड़े उन लोग ने छुपा दिया। बाद में हमारा टास्क फोर्स को एक अक्यूज़ पे A6 अक्यूज़ पहले मिला था, उनका टिप ऑफ में बाकी लोगों को भी हम लोग पकड़े थे। वरंगल शहर के MGM अस्पताल में सांप दाखिल होने से मरीज और तिब्बी अमला खौफजदा हो गए। तफसीलात के मुताबिक MGM अस्पताल के फीवर वार्ड में अचानक सांप नजर आया, जिससे अमला और मरीज खौफ के मारे भाग खड़े हुए। मरीजों और अस्पताल अमले का कहना है कि कोबरा अस्पताल में दाखिल हुआ था, जिसे देखकर वो घबरा गए। इसकी इतला फौरी MRO को दी। बताया गया है कि MRO ने सांप पकड़ने वाले अपराध को फोन करके तलब किया। बाद अज़ां वो अस्पताल पहुंचे और सांप पकड़कर जंगल के एहलकारों के हवाले कर दिया। मरीजों और अमले ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि MGM अस्पताल में चूहे के काटने से कुछ अर्सा पहले एक मरीज की मौत हो गई थी और अस्पताल अमले पर शदीद नुक्ताचीनी की गई थी। अवाम ने शिकायत की है कि अमले की जानिब से अस्पताल के अतराफ व अकनाफ को साफ सुथरा न रखने पर इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने अस्पताल अमले पर बरहमी जताई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी ने NSUI के ज़ेर एहतमाम जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पदाभिवंदनम प्रोग्राम का आगाज़ किया। हल्का असम्बली मुनुगुडु के कोमपल्ली में रेवंत रेड्डी के हाथों इस प्रोग्राम का आज आगाज़ हुआ है, जो कि 3 नवंबर तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर कायदीन, मुनुगुडा असम्बली ज़िमनी इंतखाब की कांग्रेस उम्मीदवार, NSUI के लीडर्स व दीगर ने हिस्सा लिया। हैदराबाद के उप्पल इलाके में नामालूम अफराद ने एक 78 साल शख्स और उसके बेटे का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ये वारदात आज सुबह 5:30 बजे पेश आई है। चंद नामालूम अफराद ने उप्पल इलाके में नरसिम्हा और उसके बेटे श्रीनिवास पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ई हो गई। पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने एक शख्स को गांधी के मुजस्सिमे से सड़क की जानिब दौड़ते हुए देखा था। मुकामी अवाम के मुताबिक नरसिम्हा और श्रीनिवास नरम मिजाज थे और अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे। पुलिस ने इस वाक़े की इतला मिलने पर क्लूज टीम के हमरा वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि कातिल ने नरसिम्हा को निशाना बनाया था और जब श्रीनिवास अपने वालिद को बचाने पहुंचा तो उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। पुराने शहर के लाल दरवाजा इलाके में वाक़े SL अस्पताल के डॉक्टर्स पर बदमाशों ने हमला किया है। तफसीलात के मुताबिक पार्किंग को लेकर पड़ोसियों के साथ झगड़ा करने वाले 5 शरपसंदों ने अस्पताल के अंदर मौजूद डॉक्टर्स और अमले के 8 अरकान को अपने गुस्से का निशाना बनाते हुए उन पर हमला कर दिया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि इस दौरान अस्पताल आने वाली एक हामिला खातून को भी मुश्किल पेश आई, क्योंकि रास्ता बंद हो जाने से वो डॉक्टर से रुजू नहीं हो सकी। नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर अश्विनी मार्गम ने बताया है कि ऑल इंडिया सनती नुमाइश का 1 जनवरी से आगाज होगा। जराये के मुताबिक 30 सितंबर को नई कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अश्विनी मार्गम ने कहा है कि सोसाइटी की तकमील के लिए दरखास्त फॉर्म जारी किए जा रहे हैं। स्टॉल्स के मालिकीन को एग्जीबिशन सोसाइटी दफ्तर पर फॉर्म जमा करवाने के लिए कहा गया है और इसकी आखिरी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर की गई है। हैदराबाद में नुमाइश के इनेकाद के बाद करीमनगर ज़िले में भी नुमाइश शुरू करने का ऑल इंडिया एग्जीबिशन सोसाइटी ने मंसूबा बनाया है। स्टार्टिंग मैं अश्विन मार्गम वाइस प्रेसिडेंट एग्जीबिशन सोसाइटी, सबको मेरा आदाब। ये जो हमारी नई बॉडी 30 सितंबर को हम ये चार्ज लिए हैं और मेरी सदारत में हमारी कोशिश ये है कि हम ये जल्द से जल्द ये नुमाइश 1 जनवरी को शुरू करने के लिए बहुत ही इब्तिदा हैं
और हमारे पूरे सोसाइटी के मेंबर्स बहुत ही चुस्ती के तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काम ज़्यादा है और समय बहुत ही कम है। वो रहने की वजह से हम लोगों को शेड्यूल बहुत ही टाइट हो गया है। हमारे मीटिंग्स और हमारे अलॉटमेंट कमेटी के मीटिंग्स भी हम जल्द से जल्द चालू कर रहे हैं। हम ये नए फॉर्म्स भी हम बंटवारा करने के लिए शुरू कर दिए हैं और काफ़ी फॉर्म्स भी बढ़ चुके हैं और हमारा ये कोशिश है कि जल्द से जल्द ये फॉर्म्स वापस मंगाएं और हमें ये स्टॉल अलॉटमेंट का प्रोसेस चालू करें। और ये बार बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहेगा और ये बहुत ही 2 साल के बाद ये बड़ी एग्जीबिशन लगने वाली है। बहुत ही हमारे मेंबर्स और अपने कायदीन भी बहुत ही उत्सुक से देख रहे हैं ये टाइम के लिए। तो हमारी उम्मीद है कि ये नुमाइश जो है सो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे। ये नुमाइश, ये 2023 की नुमाइश 81 ईयर्स की ये नुमाइश ख़त्म हो चुकी है और ये 82nd नुमाइश चालू होने वाली है। और ये हमारी ये कोशिश है कि हम ये नुमाइश दूसरे डिस्ट्रिक्ट्सों में क़ायम करने के लिए हमारी कोशिश जारी है। परसों हमारे वाइस चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड कमीशन विनोद कुमार साहब के साथ भी संगत भी बैठक हुई थी और वहाँ पर करीमनगर के जो नुमाइंदा MLA है गंगुला कमलाकर के साथ भी बैठक हुई। वो लोग भी बहुत ही एहतियात से ये नुमाइश लगाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और वो हमें ये हमारे सोसाइटी को वो हमारे दावत दिए कि वो उनके सौकर्य और उनके प्रोत्साहन से ये हमारी नुमाइश करने के लिए बहुत ही इब्तिदा कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि ये बार इस साल भी हम नुमाइश करीमनगर में भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा हमारे ये नुमाइश ख़त्म होएंगी हम वहाँ पे फरवरी में चालू करने का सोच रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 2678 नए केसेस और 10 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। 24 घंटों में दर्ज 2678 नए केसेस की तादाद गुज़िश्ता रोज़ दर्ज होने वाले केसेस के मुकाबले कम है। कल 2786 केसेस दर्ज किए गए थे। महकमा सेहत के मुताबिक 10 अमवात के साथ मुल्क में कुल अमवात की तादाद 5,28,857 हो गई है। एक्टिव केस लोड 26,583 है, जो कुल मुस्बित केसेस का 0.06% है। इस दौरान 2,594 मरीजों के सेहतयाब होने से सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,40,68,557 हो गई है, जिसके नतीजे में बहाली की शरह 98.7% है। यौमिया मुस्बित शरह 1.13% और हफ्तावार मुस्बित शरह 1.07% है। इस अरसे में यानी 24 घंटों में कुल 2,37,992 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिससे कोरोना टेस्ट की मजमूई तादाद 79,81,00,000 से जायद हो गई है। मुल्क में जारी टीका अंदाजी मुहिम के तहत टीका लेने वालों की तादाद 219 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है और 4,11,00,000 नौजवानों ने वैक्सीन की पहली खुराक ली है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।